अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हमारे साथ ज़ीशान साहब मौजूद हैं। हम लास्ट वीडियो में इसी पार्क में बैठे थे और काफ़ी अच्छा मौसम था। आज भी अच्छा मौसम है। ज़ीशान साहब से हम गुफ्तगू करेंगे जी आज जर्मनी के हवाले से। और पहले तो इनसे पूछते हैं जी कि ज़ीशान साहब कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। ज़ीशान साहब आज फिर मौसम अच्छा है। मौसम के क्या कहने जी, हम तो जब से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं जी, हम तो ऐसे मौसम को तरस ही जाते हैं। ज़ीशान साहब मुझे जैकेट बड़ी पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पहनना पसंद करता हूँ। नहीं, आपको अच्छी लग रही है, सूट करती है आपको। अच्छा, मैंने गिफ्ट नहीं करनी है आपको। ये मैं तुर्की से लाया हूँ। आई सी। अच्छा, आज हम बात करेंगे जी जर्मनी के हवाले से। जैसे कि लास्ट वीडियो में डिटेल में हॉलैंड के हवाले से बात हुई थी। ज़ीशान साहब सबसे पहले बताइए जर्मनी कैसा मुल्क है? वकास साहब, आपने एक ऐसे मुल्क का नाम ले लिया है। सबसे पहले मैं जर्मनी के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जर्मनी को कितना पसंद करता हूँ। वकास साहब, बचपन से हम अपने बड़ों से ये सुनते आ रहे हैं कि जर्मन जो है कमाल का मुल्क है। और जर्मन की जो औरत है ना, वो बड़ी सिंसियर है, वफ़ादार है। ये बात जो है ना, ये बचपन से ना मेरे ज़हन में बैठी हुई थी। ये यानी कि जब व्हेन आई वाज किड लाइक 10 years old और 12 years old, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उस वक़्त से मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं, या अल्लाह मुझे तू एक दफ़ा जर्मनी ज़रूर दिखाएं। और अल्लाह ने इतनी रहमत की, मेरे पे मेहरबानी की, मैं जर्मनी गया हूँ। किस सन में? मैं जर्मनी 2007 में गया। और इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं जर्मन के लोगों को देखना चाहता हूँ, कल्चर को देखना चाहता हूँ, वहाँ की ख़वातीन को देखना चाहता हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि जर्मनी के पानी में कुछ ऐसा असर है कि वहाँ के लोग ही बड़े ज़बरदस्त हैं। अब आपने जर्मनी की बात छेड़ दी है। सेंट्रल यूरोप का ये मुल्क है। और मैं कहता हूँ कि ये दूसरी जो जंग अज़ीम थी 1945 से पहले, ये तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। इतना तरक्की याफ्ता तो खैर अभी भी बहुत है। पूरे यूरोप में रिसेशन आया था तो 2008 में सिर्फ जर्मनी था जिसने अपना सर्वाइव किया और वहाँ पर कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं आया। मौसम कैसा वहाँ का? मौसम एज़ यूजुअल, वहाँ पर सनशाइन ज़रा कम ही होती है, ठंड रहती है। और जर्मनी काफ़ी बड़ा, मतलब है कि यूरोप के जितने भी मुल्क हैं उनमें काफ़ी बड़ा मुल्क है। और लैंग्वेज कौन सी वहाँ पर? लैंग्वेज उनकी जो है अपनी जर्मन लैंग्वेज है, जिसको डच कहते हैं, डच लैंग्वेज। इंग्लिश नहीं चलती वहाँ? इंग्लिश का बड़ा मसला है उधर वकास साहब, बहुत कम बोली जाती है उधर इंग्लिश। और अगर आपको वहाँ पर कोई इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोई बोलने वाला मिल जाए तो आप गनीमत ही समझें। पाकिस्तान से वीज़ा मिल जाता है जर्मनी का? विजिट वीज़ा? जर्मनी की जो कुछ पॉलिसी है ना, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी लीनियंट है। ये रिलैक्सेशन है उसमें। रिलैक्सेशन, मैं आपको और आपके व्यूवर्स को साइलेंटली पैगाम दे रहा हूँ। जर्मनी की पॉलिसी जो है ना, कुछ रिलेशनशिप पाकिस्तान के जर्मनी के साथ बहुत बेहतर है। कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि फुल फ्लैज, कुछ हद तक 20-30% जर्मनी प्रेफरेंस देता है पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा की भी और दूसरे वीज़ास की भी। अच्छा, पाकिस्तान से किसी ने विजिट वीज़ा अप्लाई करना हो जर्मनी के लिए तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, वही अगर आप जॉब करते हैं तो आपको NOC चाहिए कंपनी का, 6 महीने की मिनिमम स्टेटमेंट, साल की भी हो जाए तो खैर है, लेकिन मिनिमम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस वो आपके हालात पर डिपेंड करता है। अगर रफ आइडिया, अगर आप सिंगल हैं तो मैं समझता हूँ, देखिए वकास साहब, बैंक स्टेटमेंट ऐसी चीज़ है कि मैंने देखा है, आपने भी विटनेस किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 25-25, 50-50 लाख, करोड़ों तक में स्टेटमेंट होती है, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट। तो ये आर्ट जो है, इसको आप कैसे इन करते हैं पैसे, किस तारीख़ों को इन करते हैं, कैसे आउट करते हैं, और कितने पैसे इन आ रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, ये बड़ा एक सिस्टम है, सेटअप है। तो ये बनाना पड़ता है। चले, मैं आपको, आपने रफ़ पूछा, मैं आपको रफली बता देता हूँ। अगर आप सिंगल पर्सन है, अगर आपकी 10 से 12 लाख रुपया भी बैंक स्टेटमेंट है, उस क्लोजिंग बैलेंस, उसको अगर आपने एक वेल प्रिपेयर्ड तरीके से मेंटेन किया हुआ है तो इट्स मोर देन इनफ वीज़ा मिल जाता है टू गेट अ वीज़ा। अच्छा। और वही बाकी अगर बिज़नेस कर रहा हो ज़ाहिर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर बड़ा ही अहमियत रखता है, वैल्यू रखता है। और साथ बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस स्टेटमेंट और पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट। टैक्स वो तो ऑब्वियसली जो आपके लास्ट
3 साल का जो भी रिटर्न, अगर 3 साल का नहीं है तो लास्ट जितना भी आपके पास पिछले साल का रिकॉर्ड है उसको लगाएं। और जो भी मतलब है कि आप जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज शो कर सकते हैं अपने कंट्री के साथ, लाइक प्रॉपर्टी है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपका सेटअप है इधर, आप इस इधर इंडल्ज हैं पाकिस्तान में, जितना भी आप ज़्यादा शो कर सकते हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं। ये बताएं कि पाकिस्तानियों को स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी जो है वो मैंने सुना है कि इजीली दे देता है, क्या ये बात दुरुस्त है? और मैंने ये भी सुना है कि ये भी बताएं कि जर्मनी जो है वो स्टूडेंट यानी कि स्टडी वीज़ा के हवाले से इतना ज़्यादा क्यों वो प्रेफर करता है? वकास साहब, ये आपका सवाल बड़ा ही अहम है। जर्मनी को लोग क्यों प्रेफर करते हैं? स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। देखें, पहला पॉइंट, फ्री एजुकेशन। जर्मनी में आपको सिर्फ आपका एडमिशन हो जाए, कोई फ़ीस नहीं है आपको, 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार यूरो टोटल फ़ीस होती है कोर्सेज़ की, जो कि आपको फ्री है। और आपको बराए नाम सेमेस्टर फ़ीस देनी पड़ती है, कितनी? 300 यूरो, 300 से 500 यूरो मैक्सिमम, वो भी हर महीने नहीं, पर सेमेस्टर आपको 500 यूरो सिर्फ फ़ीस देनी पड़ती है। और इसके अलावा जो है जर्मनी को लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि उसकी जो मेन वजह जो है मैं आपको बताता चलूँ, इसकी है लो बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ आपको 8,700 यूरो सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट शो करवाना है अपने बैंक में, 8700 यूरो के बराबर, जो कि पाकिस्तानी बनता है कोई 14 से 15 लाख। अगर आप स्टेटमेंट कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 25 लाख 30 लाख तक जाकर 30-40 लाख तक पहुंच जाती है, आपको स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। जर्मनी में सिर्फ आपने 8,700 यूरो शो कराना है और वो आपने उधर लेकर जाना है, यानी कि बैंक में शो करवाना है कि आपने उधर ले गए हैं, फिर वो पैसे आप उधर जाने के बाद वापस भी भेज सकते हैं। सिर्फ उनको अथॉरिटीज़ को ये शो कराना है कि आपने जो है आपके पास उधर ख़र्चा है रहने के लिए, ये वजह है। अच्छा, यानी ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। नहीं, पाकिस्तान से यहाँ मतलब लोग किसी ने अगर एडमिशन लेना है, मास्टर किया हुआ है, दोबारा किसी मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना तो मिल जाते थे जर्मनी? ये जो जितने भी ये जो फ्री एजुकेशन कंट्रीज़ हैं, या एक बात याद रखिएगा व्यूवर्स को मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एडमिशन लेना मुश्किल होता है। एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉलेजेस की, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ की, वो टफ़ होती है। जर्मनी के लिए आपको ज़ाहिर है, अगर तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो आपको IELTS भी करना है। 6 मिनिमम तो लाजमी है, चाहे बैचलर्स डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट। और आपको जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट भी पास करना है। वो लेवल होते हैं डिग्री के हिसाब से, A1 लेवल बिगिनिंग का होता है, B1 या B2 फिर उसका इस तरह होता है। मतलब कि ना ही समझिए, नहीं ऐसा नहीं है। जो A1 जो बेसिक लेवल है वो बड़ी आसान है, मतलब उसमें आपको जो है कुछ क्लासेस अटेंड करें आप, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जर्मन सिखाते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में हाँ जी, वो A1 लेवल तो बड़ा आसान है, वो आप करें और IELTS कर लें, आपका भी फ्री एडमिशन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर किसी ने वहाँ पर जॉब करनी हो, जैसे स्टूडेंट है, तो क्या हॉलैंड की तरह वहाँ भी उनको ये अलाउ है जॉब, और कितने टाइम के लिए उनको, यानी वो स्टूडेंट वहाँ पर जॉब कर सकता है? देखें, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, जर्मनी का तो कन्फर्म है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वर्क परमिट दिया जाएगा। यानी कि 2 साल या 1.5 साल में आपने डिग्री कंप्लीट की, 2 साल का आपको ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा। आप फ्री काम करें, जहाँ मर्ज़ी काम करें, जितना टाइम मर्ज़ी। ये आपको ऑटोमेटिकली मिलना ही मिलना है जब आपने डिग्री कंप्लीट करनी है। तो ये देखें, सबसे बड़ी आसानी ये होगी। फिर जब आपको वो PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आप उस पर 2 साल गुजारेंगे। 2 साल वकास साहब बड़ा ज़्यादा टाइम होता है, कोई थोड़ा टाइम नहीं होता। 24 महीने, 24 महीनों में आपको कोई, मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता निकल ही आता है कि आपको कोई और कंपनी मिल जाए जो आपको आगे स्पॉन्सर कर दे, या कोई और रास्ता निकल जाए, आपका कोई वर्क परमिट आपको कोई नया मिल जाए, तो ये आसान होता है। और स्टूडेंट, जहाँ तक आपने बात की पार्ट टाइम काम की, जी हाँ, जर्मनी में 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम काम अलाउ है, जब आपको जो है आपका कैंपस ऑफ कैंपस अगर आप कैंपस के अंदर जॉब करें उसमें तो आपको ज़्यादा वर्किंग आवर आप कर सकते हैं, अगर ऑफ कैंपस करेंगे तो आपको 20 आवर्स अलाउ है। ठीक, वहाँ भी यूरो ही चलता है? वहाँ पर भी यूरो ही चलता है। ये बताएं शान साहब की नेशनलिटी का वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? मिलती है अगर पाकिस्तानी को जाता है उसको वहाँ पर, वहाँ का पासपोर्ट जर्मन का या नेशनलिटी वहाँ मिल जाती है? क्या ड्यूल नेशनलिटी है, वो दोनों पासपोर्ट रख सकता है? देखिए जी, ड्यूल नेशनलिटी का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन नेशनलिटी मिलती है।
नेशनलिटी वही जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, टेन्योर, वो पूरा टाइम पीरियड वो पूरा करना पड़ता है, और प्लस कोई जर्मन लैंग्वेज का कोई बेसिक लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का टेस्ट पास करना होता है। तो वो आप करें तो आपको, और क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह को टैक्स का घपला ना हो, आप कोई वांटेड ना हो उधर, तो आपको जो है ना नेशनलिटी अलाउ ग्रांट कर दी जाती है। वो मुल्क फैमिली के लिए ठीक है, सिक्योर है बच्चों के हवाले से? ये अब आपने फिर ऐसा सवाल छेड़ा कि मुझे आप 2007 में पीछे ले गए। मैं 2007 में जर्मनी बर्लिन गया था। बर्लिन से एक ट्रेन जाती है, बर्लिन की विसिनिटी में एक कस्बा आता है पोट्सडैम। मैं पोट्सडैम, उसकी तारीखी अहमियत भी है, आप कभी गूगल पे पोट्सडैम का जिक्र कीजिएगा, उधर एक सांसोसी कैसल है, मैंने वो देखा हुआ सारा। वकास साहब मैं उधर गया, मैं सैर करने हम गए हुए थे, मैं बर्लिन से ट्रेन ली, मैं पोट्सडैम चला गया। मैं जब फारिग हुआ ना, हाई स्ट्रीट में गया, वकास साहब मैं क्या देखता हूँ, इतनी चौड़ी हाई स्ट्रीट है, फैमिली एका दुका फैमिलीज़ अपने 1-2 बच्चों के साथ, वो जो जिसको प्राइम कहते हैं, पुश चेयर भी कहते हैं ना, अपने बच्चों को लेकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सन्नाटा, क्वाइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं कहता हूँ कमाल है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट मुल्क आफ्टर कनाडा जर्मनी है, हर लिहाज से। हलाल फूड मिल जाता उधर से? ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम में आपको पता है कि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है ना? और इधर से भी बरसगीर से भी काफ़ी हेल्प हुई थी। बरसगीर से भी काफ़ी हेल्प हुई थी। तो उस वक़्त से ना टर्किश लोग काफ़ी वहाँ पर रहते हैं। तो टर्किश लोग और कुछ ईरानी लोग भी हैं उधर। मैं गया हूँ उधर, मैं ईरानी लोगों से भी मिला हूँ, और कर्दिश लोग भी हैं, वो भी कुछ मुसलमान उधर भी हैं। तो हलाल फूड का मसला थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन टर्किश लोगों के होने की वजह से कुछ आसानी है, हलाल फूड मिल जाता है। अच्छा, ठीक हो गया निशान साहब, आज के वीडियो को करते थी यहीं पर ख़त्म। अच्छा, जान से पहले निशान साहब एक और बात, मैंने सुना है कि जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा होता है, जी, ये क्या चीज़ है? वकास साहब ये बड़ा ही ज़बरदस्त वीज़ा है। आप अपने वीडियो के एंड पर मेरे चैनल का लिंक दे दीजिएगा व्यूवर्स को। मैंने अपने चैनल पर जी व्लॉग्स पर जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करें और उस पर ये जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा की इंटरव्यू है वो देखें। चले जी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। वक्तन फ़क्तन इनके साथ मिलते रहेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप लोग तक जो है वो पहुंच सकें।